नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का, तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। बीएमसी के एक सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जहां अभी तक ये बताया जा रहा था कि डेल्टा वेरिएंट ही खतरनाक है, अभी भी डेल्टा वेरिएंट के ही मरीज पाए जा रहे हैं। तो अब ये खुलासा हुआ है कि तीसरी लहर में जो मरीज पाए गए हैं उसमें 89% मरीज ओमिक्रॉन से संक्रमित है। देश की आर्थिक राजधानी में एक समय कोरोना का डेल्टा वेरिएंट हावी था, लेकिन अब इसकी जगह ओमिक्रॉन ने ले ली है। बीएमसी की 8वीं जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट में कोविड ग्रसित मरीजों में से 89% में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। कस्तूरबा स्थित जीनोम सीक्वेंसिंग लैब में 280 कोविड मरीजों के सैंपल भेजे गए थे, जिसमें से 248 मरीजों में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है, जबकि 8% यानी 21 सैंपल में डेल्टा डेरिवेटिव और 11 में डेल्टा वेरिएंट पाया गया है। बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश ककानी ने बताया कि ये रिपोर्ट साफ दर्शाती है कि डेल्टा को ओमिक्रॉन ने पूरी तरह से ओवरटेक कर लिया है। बता दें कि 21 दिसंबर को कोरोना की तीसरी लहर मुंबई में शुरू हुई थी। ओमिक्रॉन के चलते तीसरी लहर अधिक संक्रामक हो गई। बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश ककानी ने बताया कि ओमिक्रॉन ने धीरे धीरे घातक डेल्टा वेरिएंट को ओवरटेक किया है। 21 और 22 दिसंबर को मिले 300 से अधिक नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग में 37% यानी 141 सैंपल में ओमिक्रॉन वेरिएंट ही पाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। एक तरफ तो कोरोना का खतरा धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन फिर भी लगातार प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि हमें लापरवाही नहीं बरतनी है। तो मीरा भाईंदर के एक मार्केट में आज ताबड़तोड़ लोगों की भीड़ देखी गई है। बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच सरकार और प्रशासन लगातार लोगों को सतर्क रहने और कोरोना नियमों का पालन करने की अपील कर रही है, लेकिन अब भी कई लोग ऐसे हैं जिन पर प्रशासन की अपील का कोई भी खास असर नहीं पड़ रहा है। तस्वीर मुंबई से सटे भाईंदरपुर स्थित एक सब्जी मंडी की है, जहां खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कई लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क पहने हुए घूम रहे हैं। बेफिक्री के साथ यहाँ इकट्ठा हुए लोगों को शायद कोविड-19 का डर ही नहीं है। मीरा भाईंदर की बात करें तो यहाँ बीते कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में गिरावट जरूर देखी गई है, लेकिन अब भी सैकड़ों की संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं। मेट्रो मुंबई के लिए शुभम मिश्रा के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट। मुंबई का जहां पिछले कुछ दिनों से कड़ाके की ठंड का सामना कर रहे हैं, तो यही मौसम अब मुंबई में अगले कुछ दिनों तक बरकरार रहने वाला है। मुंबई में अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा ठंड का प्रकोप। मुंबई में तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। महाराष्ट्र में 8 फरवरी तक जारी रहेगी ठंड। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से शीतलहर चल रही है। इस बीच प्रदेश की राजधानी मुंबई में रविवार को सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। सोमवार को न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को यानी आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहने का अनुमान है। मुंबई के सांता क्रूज में केंद्र ने न्यूनतम तापमान सोमवार को 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया, जबकि रविवार को अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। दूसरी ओर कोलाबा केंद्र ने न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सोमवार को अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। इसके अलावा कोलाबा मौसम विभाग ने अधिकतम 24.6 डिग्री सेल्सियस और सेंटा क्रूज मौसम विभाग ने 24.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मुंबई के तापमान में गिरावट की भविष्यवाणी की है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान से आ रही धूल भरी आंधी ने मुंबई के मौसम को प्रभावित किया। जनवरी में मुंबई में तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहना दुर्लभ माना जाता है। पिछले एक दशक में जनवरी का न्यूनतम तापमान 25.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये तापमान 17 जनवरी 2020 को दर्ज किया गया था। सेंटा क्रूज केंद्र ने रविवार को अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी हवाओं के प्रभाव से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मुंबई में मंगलवार को न्यूनतम और अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। 10 जनवरी को मुंबई में न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। इसी दिन महीने का सबसे कम तापमान मुंबई में रिकॉर्ड किया गया था। वहीं राज्य में 8 फरवरी तक कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। 8 फरवरी के बाद धीरे धीरे ठंड कम होने लगेगी। पुणे में अगले 3 दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। 27 और 28 तारीख को तापमान में और गिरावट आएगी। पाकिस्तान की ओर से अरब सागर से आने वाली पश्चिम हवाओं और धूल भरी आंधी के कारण राज्य में नमी अधिक है। इसलिए मौसम विज्ञानी मकरंद कुलकर्णी ने कड़ाके की ठंड जारी रहने की भविष्यवाणी की है। मुंबई, नासिक, औरंगाबाद और पुणे में जलवायु परिवर्तन ने तापमान गिरा दिया है। राजेश सोनी के साथ तृप्ति सिंह, मेट्रो मुंबई।
लगातार बदलती हुई मौसम और प्रदूषण के कारण मुंबई की हवा काफी ज्यादा खराब हो गई है। दिल्ली को अब मुंबई की हवा टक्कर दे रही है, जो कि मुंबईकरों के स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है। मुंबई में बढ़ा वायु प्रदूषण का स्तर। सोमवार को दर्ज की गई पिछले एक दशक की सबसे प्रदूषित हवा। मुंबई के मौसम पर पड़ रहा धूल भरी आंधी का असर। मुंबई में वायु प्रदूषण की दिल्ली जैसी स्थिति। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को भारत के पूर्व से धूल भरी आंधी का असर झेलना पड़ रहा है, जिसके कारण सोमवार को मुंबई में एयर क्वालिटी इंडेक्स कई जगहों पर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। वहीं 24 जनवरी यानी सोमवार को मुंबई की हवा पिछले एक दशक में सबसे प्रदूषित हवा के रूप में दर्ज की गई। मुंबई का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। हवा की गुणवत्ता मापने वाले सफर सिस्टम के मुताबिक यहाँ खतरनाक हवा का स्तर दोपहर 2:30 PM पार्टिकुलेट मैटर्स तक पहुँच गया। मुंबई में सोमवार सुबह से ही अच्छी रफ्तार से हवाएं चल रही है, लेकिन शाम होते होते हवा धीमी हो गई थी। हालांकि वैज्ञानिकों ने सांस की बीमारी वाले नागरिकों को अगले कुछ दिनों तक घर में रहने का आग्रह किया है। प्रदूषण के कारण खतरनाक कण हवा से मिल जाते हैं। इन्हें खतरनाक हवा के कणों को PM यानी पार्टिकुलेट मैटर कहा जाता है। इन कणों का व्यास 2.5 माइक्रोन से कम होता है। यदि हवा में ये छोटे कण वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं, वहीं इनके कारण दिन में विजिबिलिटी भी कम हो जाती है। वेबसाइट researchmatters.in के अनुसार भारत में वायु प्रदूषण में वृद्धि के कारण पिछले कुछ वर्षों में हृदय रोग और श्वसन रोगों की घटनाओं में वृद्धि हुई। खासकर 2.5 ppm वायु के संपर्क में आने के कारण इससे मौतों में भी इजाफा हुआ। वायु प्रदूषण न केवल इंसानों को बल्कि फसलों को भी प्रभावित करता है। वायु गुणवत्ता रिकॉर्ड यात्रा प्रणाली के अनुसार दक्षिण मुंबई धूल भरी हवाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। कोलाबा में दोपहर 2:30 बजे का स्तर शाम तक खतरनाक बना रहा। कोलाबा में PM10 और AOI 513 दर्ज किया गया। मजगांव में PM 2.5 और AOI 573 पर पहुंच गया। वर्ली में प्रदूषण सूचकांक 349 दर्ज किया गया। चेंबूर, बांद्रा, कुर्ला कॉम्प्लेक्स में भी दोपहर में वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ। अंधेरी, भांडुप और मलाड में भी हवा की गुणवत्ता बीती शाम तक बेहद खतरनाक थी। हालांकि शाम के बाद खतरे का स्तर कम हुआ। हवा की गुणवत्ता रिकॉर्ड करने वाली संस्था सफर ने जानकारी दी कि मंगलवार शाम तक हवा की गुणवत्ता सामान्य हो जाएगी। संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हुई धूल भरी आंधी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के रास्ते भारत के पश्चिमी तट पर पहुंच गई। इसका मुंबई और कोंकण तट पर बड़ा प्रभाव पड़ा। पिछले एक दशक में मुंबई की हवा कभी भी अधिक प्रदूषित नहीं हुई। अकेले 2012 और 2016 में ही हवा में खतरनाक स्तर 400 को पार कर गया था। 2015 में सरकार ने प्रदूषण को मापने के लिए इसकी आधिकारिक उपकरण पेश किए, इसलिए इसका कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं है कि 2012 और 2016 में स्तर कितने खतरनाक थे। 2012 में भी राजस्थान में बनी आंधी से मुंबई की हवा प्रदूषित हो गई थी। राजेश सोनी के साथ तृप्ति सिंह, मेट्रो मुंबई। मीरा भाईंदर के स्क्रैप गोडाउन ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। एक तो उस गोडाउन में ना ही CCTV कैमरेज है, ना ही लाइट है, जिसके कारण वहां अपराधों को अंजाम दिया जाता है, जिस पर महानगर पालिका की कोई भी नजर नहीं है। महानगर पालिका आंख बंद किए बैठी है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल भाईंदरपुर स्थित प्रमोद महाजन सभागृह है, जिसे मौजूदा समय में मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कोविड सेंटर बनाया हुआ है। इसी कोविड सेंटर से लगता हुआ एक गोदाम है, जहां पुलिस और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा जब्त किए गए वाहनों को रखा जाता है। लेकिन ये मैदान अब आम जनता के लिए मुसीबत बनता जा रहा है, क्योंकि आए दिन यहाँ चोरी की वारदात हो रही है और इसके अलावा रात के समय नशेड़ी नशा करते हैं और अश्लील हरकतें करते हैं, जिसके चलते यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बीते रात भी कुछ लोग दारू पीते हुए और चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए पकड़े गए हैं। तो कल रात के टाइम पे मैं यहाँ से जब जा रहा था तो देखा तो 2 ऑटो वाले दारू पी रहे थे। दारू पी के और गाड़ी की चोरियाँ कर रहे थे। जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, टायर हो गया, स्टेफनी हो गया, अंदर के इंजन के पार्ट्स हो गए, वो सारी चीज़ें चोरी कर रहे थे। तो हमने पकड़ा। उन्होंने हमारे से हड़पा हड़पी की, बहुत नहीं मान रहे थे, उन्होंने धक्का धुक्की बहुत किया। फिर हमने लास्ट में अपने हिसाब से उनको समझाया अच्छे से और पुलिस वालों को कॉल किया। पुलिस वाले आए और लेके गए पुलिस स्टेशन तक। वहाँ पे उनको समझाया। और कैसा है कि ये कोई पहला केस नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे केसेस हो चुके हैं। महानगर पालिका के इस गोदाम में ना तो CCTV कैमरे हैं और ना ही लाइट की व्यवस्था की गई है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका की लापरवाही का आलम ये है कि गोदाम के अंदर तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नहीं है,
इसके अलावा गोदाम के बाहर भी सड़क किनारे कई वाहन लावारिस की तरह छोड़ रखे हुए हैं। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि उन्होंने मीरा भाईंदर महानगर पालिका को गोदाम में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए कई पत्र लिखे हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इस वक्त मैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका के उस गोदाउन में मौजूद हूँ जहाँ स्क्रैप किए गए वाहनों को रखा जाता है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इस मैदान के ताज़ा हालात के बारे में आपको वो दिखाने की कोशिश करें। आप देख सकते हैं इस मैदान के हालात, यहाँ पड़े वाहनों की हालत, और जो सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा है वहाँ आपको बता दूं कि यहाँ तो ना तो लाइट की व्यवस्था है, ना ही किसी तरीके के सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आप अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि रात के समय में यहाँ कितना अंधेरा होता होगा और रात के समय किसी भी वारदात को अंजाम देना कितना आसान है। रात के समय में सुरक्षा के लिहाज से 2 सिक्योरिटी गार्ड तो लगाए गए हैं, लेकिन उनका कहना है कि यहाँ रात के अंधेरे में किसी भी तरह की हरकत पर नज़र रखना बेहद मुश्किल हो जाता है। एक चीज़ मैं आपको और ध्यान दिलाना चाहूँगा, ज़रा इन जो वाहन यहाँ पड़े हुए हैं उनके हालात पर भी आप नज़र डालने की कोशिश कीजिए। ये जो वाहन यहाँ पड़े हैं उनके हालात पर खासकर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा इस तरफ दिखाएं। ये जो हालात में, जिस हालात में ये वाहन यहाँ रखे हुए हैं, मान लीजिए अगर कोई वाहन मालिक अपने वाहन को छुड़ाने आता है तो उसे किस हालात में वाहन मिलेंगे मैं आपको दिखाता हूं। ज़रा इन रिक्शे, जो यहाँ रिक्शे पड़े हुए हैं, जो कारें हैं, उनको आप गौर से देखिए कि किस हालात में यहाँ रखे गए हैं। अगर मान लीजिए कोई वाहन मालिक अपने वाहन को छुड़ाने आता है तो उसे किस हालात में वाहन मिलेंगे, ये साफ़ तौर पर देखा जा सकता है। सवाल ये है कि इनकी जो सुरक्षा है वो किसकी जिम्मेदारी है, और अगर मान लीजिए जो नुकसान होता है इसकी भरपाई कौन करेगा। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अधिकारी हैं वो गहरी नींद में सोए हैं और उनकी नींद कब टूटती है और वो इसकी सुरक्षा को लेकर क्या इंतज़ाम करते हैं। क्या यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, क्या लाइट की व्यवस्था की जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। मीरा भाईंदर से शुभम मिश्रा, मेट्रो मुंबई न्यूज़। केडीएमसी महानगर पालिका से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक अधिकारी की पत्नी ही चोरनी बन जाती है, जिसका कारण होता है उसके महंगे शौक। कपड़ों और गहनों की शौक में शुरू की चोरी। केडीएमसी कर्मचारी की पत्नी निकली चोरनी। सीसीटीवी की मदद से चोरनी महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। औरतों को वैसे तो महंगे कपड़ों और गहनों का शौक हमेशा से ही होता है और उसे हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन जब उनका पति उनकी ये जिद पूरी ना करे तो वो दूसरा रास्ता अपनाकर अपने शौक पूरा करती है। और ऐसा ही कुछ मामला आज कल्याण से भी सामने आया है, जहां अपना शौक पूरा करने के लिए केडीएमसी कर्मचारी की पत्नी आरती पाटिल और उसकी दोस्त ने चोरी की वारदातों का अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने इन चोरनी महिलाओं को सीसीटीवी की मदद से गिरफ्तार भी कर लिया। ये दोनों ही भीड़ भाड़ वाले बाजारों में जाकर ब्लेड का इस्तेमाल कर महिलाओं का पर्स चुराया करती थी। हालांकि कल्याण क्राइम ब्रांच ने आरती पाटिल को गिरफ्तार भी कर लिया। दरअसल कल्याण डोंबिवली में चेन स्नैचिंग चोरी जैसी घटनाएं अक्सर ही सामने आती रहती है। वहीं कई दिनों से पुलिस को पर्स चोरी जैसी कई शिकायतें भी मिल रही थी। इसके बाद पुलिस इन चोरों की तलाश में जुट गई थी, जिसके बाद पुलिस ने बाजारों की सीसीटीवी खंगाली और वहां से इन महिलाओं को चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हुए देखा। इसके बाद पुलिस इन महिलाओं की तलाश में जुट गई, जिसके बाद जो खुलासा हुआ उसने पुलिस वालों को भी चौंका दिया। अपराध शाखा के पुलिस अधिकारी विनोद चन्ने से मिली गुप्त सूचना के आधार पर महिला की पहचान हुई। महिला के डोंबिवली के टीएमटी कॉलोनी इलाके में रहने की सूचना मिलने के बाद क्राइम ब्रांच पुलिस ने महिला के घर जाकर उसे हथकड़ी पहनाई। आरती का पति केडीएमसी का कर्मचारी है। आरती एक संपन्न परिवार से है, उसे चोरी करके पेट भरने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन आरती को महंगी गाड़ी, होटल में खाना, महंगी साड़ियाँ, गहनों की लत थी और इसी को पूरा करने के लिए आरती ने चोरी की वारदातों को अंजाम देने की शुरुआत की। वह खरीदारी के लिए आने वाली महिलाओं पर नजर रखती और फिर ब्लेड के सहारे पर्स चुरा कर भाग जाया करती थी। कल्याण क्राइम ब्रांच ने आरती को हिरासत में लेकर कल्याण के महात्मा फुले पुलिस स्टेशन को सौंप दिया। महात्मा फुले चौक पुलिस ने शालिनी पवार नाम की महिला को भी गिरफ्तार किया, जो आरती का साथ दिया करती थी। इस संबंध में कल्याण के डीसीपी सचिन गुंजल ने बताया कि इन दोनों महिलाओं पर अब तक 9 मामले दर्ज है। महिलाओं को अपना शौक सबसे प्यारा होता है, जिससे पूरा करने के लिए वो कोई भी हद पार कर सकती है। और ऐसा ही कुछ ही मामला आज कल्याण से सामने आया, जहाँ एक केडीएमसी कर्मचारी की पत्नी होने के बावजूद आरती ने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया।
न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। डोंबिवली से एक ढोंगी बाबा का पर्दाफाश हुआ है। जो ढोंगी बाबा कैंसर के इलाज के नाम से लोगों से लाखों की ठगी करता था, तो सावधान हो जाइए। ढोंगी बाबा से सावधान। कैंसर के इलाज के नाम पर बाबा ने लगाया 32 लाख का चूना। ढोंगी बाबा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 21वीं सदी में लोगों का कई चीजों से अब भी अंधविश्वास खत्म नहीं हुआ। अपनी भलाई के लिए लोग किसी भी बातों पर विश्वास करने के लिए तैयार हो जाते हैं और बाबाओं के चक्कर में पड़कर जादू टोना जैसी अंधविश्वास कामों में सहभागी हो जाते हैं। और आज ऐसा ही एक मामला डोंबिवली से भी सामने आया, जहां एक ढोंगी बाबा ने कैंसर के मरीज को इलाज के बहाने 32 लाख का चूना लगा दिया। वहीं इस मामले में पुलिस ने पवन पाटिल नामक इस ढोंगी बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल डोंबिवली पूर्व न्यू आयरे रोड में ओम सोसाइटी में रहने वाली महिला और उसके घर वालों को फंसाकर ढोंगी बाबा ने उन्हें 32 लाख का चूना लगाया। महिला के पिता कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे और इसी का फायदा उठाकर जलगांव का रहने वाले इस ढोंगी बाबा ने कि वो उसके पिता की बीमारी को ठीक कर सकता है। उसने कहा कि मुझे देवी की शक्ति प्राप्त है, मुझ पर सप्त श्रृंगी का आशीर्वाद है। ये कहकर बाबा ने महिला को बखूबी फंसा लिया और कहा कि तुम्हारे पिता की कैंसर से उभरने में मैं मदद करूंगा। दवाई के नाम पर इस बाबा ने पहले महिला से कुछ पैसे लिए, लेकिन इसी बीच महिला के पति की नौकरी भी चली गई। इसके बाद बाबा ने महिला को कहा कि जरूर तुम्हारे ऊपर किसी ने काला जादू किया है, और ये कहकर फिर बाबा ने महिला से ढेर सारे पैसे लिए। लेकिन इसी बीच महिला के पिता की कैंसर से मौत हो गई। उसके बाद महिला को बाबा पर और भी विश्वास हो गया, जहां बाबा ने कहा कि तुम्हारे घर पर किसी ने काला जादू कर रखा है और इसे मैं ही दूर कर सकता हूँ। ये सभी चीजें कहकर ढोंगी बाबा ने महिला से 32 लाख रुपए लूटे। लेकिन धीरे धीरे जब इतने ज्यादा पैसे जाने लगे और कुछ भी फायदा नहीं हुआ, तो महिला को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत पुलिस स्टेशन में पवन पाटिल नामक इस ढोंगी बाबा की शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने इस बाबा को गिरफ्तार कर लिया। पवन बाबूराव पाटील या आरोपीला डोंबिवली पोलीस स्टेशनने अटक केलेली आहे। तो भडगाव जिल्हा जळगावचा आहे आणि एक महिला आहे फिर्यादी, तिने त्यांच्याविरुद्ध तक्रार केली आहे। ह्या फिर्यादी महिलेचे वडील आजारी होते कॅन्सरने आणि तिला बरे करतो असं सांगून आरोपीने काही असे करणे की मला देवी सप्तशृंगी देवी प्रसन्न आहे, मी बरं करतो असं सांगून त्या महिलेकडून जवळजवळ 32 लाखाचे दागिने आणि कॅश असं त्यांनी घेतलं होतं आणि त्या महिलेची फसवणूक केली होती। आपली फसवणूक झाल्यानंतर ह्या महिलेला समजल्यानंतर त्यांनी पोलीस स्टेशनला तक्रार केली आणि आम्ही त्या आरोपीला अटक केलेला आहे। आज की सदी में जहां लोग अंधविश्वास जैसी बातों पर जल्द ही यकीन कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों से नागरिकों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपकी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए दुनिया में हर कोई तैयार है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई के आज के कोरोना अपडेट पर। एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र के आज के कोरोना के आंकड़ों पर। हाँ, महाराष्ट्र में आज चिंता की बात जरूर है, क्योंकि मामले तो कम है, लेकिन मौत का तांडव मचा हुआ है। मुंबई में आज भी कोरोना के मामलों में कोई भी उछाल नहीं देखी गई है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 1815 नए मामले सामने आए हैं। 68 मरीजों को आज ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है। 753 मरीज आज कोरोना से ठीक होकर अपने घर लौटे हैं, तो वहीं 10 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। मुंबई में एक्टिव मरीजों की संख्या 22,185 है। रिकवरी रेट 96% है। एक्टिव कंटेनमेंट जोन एक भी मौजूद नहीं है और सील बिल्डिंग की संख्या 34 है। वहीं महाराष्ट्र में एक बार फिर से आज कोरोना के मामलों में उछाल देखी गई है। राज्य में आज कोरोना से मौतों का तांडव देखा गया है। राज्य में आज कोरोना से 86 मरीजों ने जान गंवाई है और वहीं 33,914 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 13 ओमिक्रॉन मरीजों की पुष्टि हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। महाराष्ट्र के वर्धा से आज बेहद ही दर्दनाक घटना की जो है वो खबर आई, जहां एक कार एक्सीडेंट में कार के पुल के नीचे गिरने से 7 मेडिकल छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। महाराष्ट्र के वर्धा में दर्दनाक सड़क हादसा। सड़क हादसे में 7 मेडिकल स्टूडेंट्स की दर्दनाक मौत। रात 11:30 बजे 40 फुट गहरी खाई में गिरी कार। महाराष्ट्र के वर्धा जिले से मंगलवार की सुबह एक बेहद ही दर्दनाक हादसे की खबर मिली है। बीती रात पुल से कार गिरने से 7 मेडिकल छात्रों की दर्दनाक मृत्यु हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक मेडिकल छात्र महाराष्ट्र के दवेली से महाराष्ट्र के वर्धा जिले में जा रहे थे। घायलों को वर्धा के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
फिलहाल सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। 40 फुट गहरी खाई में छात्रों की कार आधी रात को गिर गई थी, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। मृतक छात्रों में महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के तिरोडा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक के बेटे भी शामिल है। दरअसल खबरों से मिली जानकारी के मुताबिक ये घटना सोमवार की रात 11:30 बजे की है। वहीं बताया जा रहा है कि छात्रों की कार की रफ्तार तेज थी और ड्राइवर के नियंत्रण खोने की वजह से सेलसुरा गांव के पास ये हादसा हुआ, जहां गांव के पास नदी के पुल से कार अचानक नीचे गिर गई, जिसकी वजह से छात्रों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई। सभी मृतक छात्र वर्धा जिले के सांगवी मेघे मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं। ये छात्र देवली से वर्धा जा रहे थे और रास्ते में ये दुर्घटना हो गई। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सेलसुरा के पास दुर्घटना में जान गंवाने वाले के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। वहीं वर्धा जिले के एसपी प्रशांत होलकर ने कहा कि मृतक जिस कार से यात्रा कर रहे थे वो वर्धा जाते समय पुल से गिरी। वहीं एक अधिकारी ने बताया कि वे सांगी मेडिकल कॉलेज के छात्र थे और जाइलो कार चला रहे थे। फिलहाल पुलिस जाँच में जुटी है। वहीं ये हादसा इतना भयानक था जिसके चलते गाड़ी अनियंत्रित होकर पुल तोड़ते हुए नदी में जा गिरी। इस हादसे में मारे गए सभी छात्र 25 से तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात 10 बजे मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।